नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बंटवारे का तमाचा। कमरे में कब से लेटी हुई शांता जी के कानों में बहू की जोर जोर से आवाज आती है। माँ जी, ओ माँ जी, होली आ रही है, गुजिया बना लो। मैंने बाजार से मावा मंगाकर रख दिया है और ड्राई फ्रूट्स भी काट दिए हैं। साथ में कुछ पापड़ भी बनाकर रख देना। 2 दिन से कांता जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। उन्होंने बहू से कहा, मेरी तबीयत सही नहीं है। उन्हें सर्दी खांसी के साथ बुखार भी था और आज तो उनके पूरे बदन में दर्द था। उन्होंने आवाज लगाया, नैना बहू, तुम ही गुजिया बना लो, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आधा काम तो मैंने करके रखा है। आलू छील कर रखा है। वैसे भी कल तुम अपने छोटे बेटे के घर चली जाओगी। तुम्हारे दोनों बेटों ने तो आपस में तय कर रखा था कि 1 महीने बड़े बेटे के घर और 1 महीने छोटे बेटे के घर रहोगी। तो कल तुम्हारा आखिरी दिन है। यह काम फटाफट निपटा लो। बहू की बातें सुनकर शांता जी बहुत दुखी हो जाती हैं और सोचती हैं, उसे अपनी गुजिया की पड़ी है। यहाँ मेरी तबीयत खराब है। 2 दिन से कह रही हूँ, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो कह रही थी कि छोटे बेटे के घर जाने वाली हो। छोटे बेटे से ही बोलना जाकर डॉक्टर को दिखा दे। हम डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाएंगे और काम की बात आई तो आज ही कर लो। शांता जी भी क्या करती, उनकी मजबूरी थी। उन्हें 1 महीने बड़े बेटे के घर और 1 महीने छोटे बेटे के घर रहना था। साल भर ही हुए उनके पति राम प्रसाद की मृत्यु को, जब वह अपने पति के साथ ही बहुत हंसी खुशी जीवन बिताती थी। दोनों बेटे बहू भी साथ में उनके घर रहते थे और बहुएं भी शांता जी की सारी बात मानती थीं। बेटे भी बिना पिता की आज्ञा के लिए कोई काम नहीं करते थे। पर पिता की मृत्यु के बाद तो शांता जी की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट गया। दोनों बहुओं की आपस में बिल्कुल भी नहीं पटती थी। इसीलिए पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया ताकि घर का बंटवारा हो जाए और वह अपनी अपनी जगह चली जाए। बेटे ने भी बिना मेरी मर्जी जाने, बड़े बेटे ने पुश्तैनी मकान और छोटे बेटे ने गांव में ही अपना हिस्सा ले लिया। और दुख उन्हें तब हुआ जब उन्होंने बिना माँ की मर्जी जाने अपनी माँ का भी 2 हिस्सों में बंटवारा कर दिया कि 1 महीने बड़े बेटे के घर और दूसरे महीने दूसरे बेटे के घर। शांता जी इतना लाचार तब भी नहीं थी जब उनके पति की मृत्यु हुई थी। बहुएं भी महीने के आखिरी दिन आने से पहले बचा कुचा काम उनसे करवा लेती। छोटी बहू भी ऐसा ही करती, जैसे अचार बनाना, सिलाई कढ़ाई, पूरी छत की सफाई करना, मलाई से घी निकालना, सारा काम उनके कंधे पर डाल देती। और आज बड़ी बहू ने गुजिया बनाने का इतना बड़ा काम उन्हें अकेले दे दिया। वह सोच रही थी, काश अपने पति की जगह वह इस दुनिया से चली जाती तो कितना अच्छा होता। बुढ़ापा इतना दुखदाई क्यों होता है? सारा मेरे पति का किया धरा है और बेटे बहू ऐसा जता रहे हैं जैसे उन्हीं की कमाई मैं खा रही हूँ। दूध में जैसे मक्खी समझकर मुझे निकाल कर फेंक दिया है। तभी बहू नैना का फिर से आवाज आया, ओ माँ जी, कानों में तेल डालकर बैठी हो क्या? एक ही दिन का समय है, जल्दी आओ। ना चाहते हुए भी शांता जी किचन में गईं और गुजिया का इतना आटा देखकर उनकी आंखें पथराने लगी। उनको पूरा गुजिया बनाने में 2 से 3 घंटे लग गए। तभी बहू किचन में आई। माँ जी, इसकी खुशबू बाहर तक आ रही है, थोड़ा चख लूं? कैसा बना है? वाह माँ जी, बहुत टेस्टी है। आपके हाथों में तो जादू है। एक काम करिए, 1 किलो और बना दीजिए। मेरी सहेलियां होली में आएंगी तो उनके आवभगत में कुछ तो खिलाना पड़ेगा। शांता जी दोपहर से किचन में गए गए रात के 8 बजे निकली तो उनका बदन थक कर चूर चूर हो गया। बीमार तो पहले से ही थी। बेटे को देखते ही बोली, बेटा जरा दवा बाजार से लाकर दे दे तो थोड़ा राहत मिले। बेटे ने बाजार से दवा लाकर दी और शांता जी ने दवा खाया और बिना कुछ खाना खाए ही सोने चली गई। सुबह हुई तो उनको भूख से छटपटाहट होने लगी और जैसे ही वह किचन में गई
बहू किचन साफ कर रही थी। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए? बार बार किचन में क्यों ताका झाकी कर रही हैं? बहू, भूख लगी है, नाश्ता तो दे दो। माँ जी, नाश्ता तो हम कर चुके हैं। अब आपका छोटे बेटे के घर जाने का समय हो गया है। मैंने कुछ नहीं बनाया आपके लिए, तो उधर ही कर लेना। बहू, जब मैं सुबह उठी तो छोटी बहू का फोन आया था। वह 2 दिन के लिए मायके जा रही है, तो मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मैं 2 दिन यहाँ और रुकूंगी। यह बात सुनकर नैना का मूड खराब हो गया और गुस्से में आग बबूला हो गई। पैर पटकते हुए बोली, देखिए माँ जी, पिताजी के गुजर जाने के बाद दोनों बेटों ने यह मिलकर फैसला किया था कि 1 महीने आप मेरे घर रहेंगी, 1 महीने छोटे बेटे के घर रहेंगी। तो अब छोटी बहू चालाकी दिखा रही है। ध्यान रखना, इस बार तुम 2 दिन ज्यादा रहोगी तो अगले महीने 2 दिन वहां ज्यादा रहकर ही आओगी। मैं 1 महीने से 1 दिन भी ज्यादा नहीं रखूंगी। बहू की बातें सुनकर शांता जी की आंखें भर आई और वो कमरे में जाकर रोने लगी कि अपने घर में आज मैं मेहमान बन गई हूँ। परायों की तरह रहना पड़ रहा है। 1 दिन ज्यादा रहने का भीख मांगना पड़ रहा है। जिस घर की एक-एक ईंट को प्यार से सजाया, संवारा, सब बच्चों को प्यार से पाला पोसा, वहीं रहने के लिए परमिशन मांगना पड़ रहा है। कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। शांता जी हॉल में डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। भूख के मारे उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, पर बड़ी बहू से तो कुछ खाने को मिलने वाला नहीं था। उन्होंने छोटे बेटे को फोन किया कि बेटा, मुझे यहाँ से ले जाओ। बहू नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो हो, मैं रह लूंगी। छोटा बेटा पास के ही घर में रहता था और माँ को आकर ले गया। शांता जी जब वहां पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। घर के हर कमरे में ताला लगा हुआ था, रसोई में भी ताला लगा हुआ था। बेटा, मुझे जोरों की भूख लगी है, भूख के मारे जान निकल रही है। देख, रसोई में कुछ बहू ने बनाकर रखा हो तो मुझे दे दे बेटा। बेटा अपनी जेब से चाबी निकाल कर रसोई खोलता है और माँ को कुछ खाने के लिए देता है। शांता जी कहती हैं, बेटा तू तो यहीं पर है, तो फिर बहू ताला लगाकर क्यों गई है? बेटा कुछ नहीं बोलता तो शांता जी समझ जाती हैं, शायद बहू ने मेरे डर से ताला लगाकर रखा है, कहीं मैं सारी चीजें सफा चट न कर दूं। बेटा जाते जाते माँ को हिदायत देकर बोल गया था कि माँ, पूरा घर पासने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बरामदे में पड़ी रहना। घर की एक भी चीज इधर से उधर हुई तो आपकी बहू, तौबा तौबा, उसका स्वभाव तो जानती हैं, मेरा भी जीना हराम कर देगी। ये लो, दोपहर का खिचड़ी कमरे में रख दे रहा हूँ, इसे खा लेना। और रसोई में ताला लगा देता है। शांता जी यह भी नहीं बोल पाई, सुबह भी खिचड़ी और दोपहर भी खिचड़ी, कम से कम रसोई घर खुला होता तो मैं बनाकर कुछ और खा लेती। अपने बेटे से कहने की कुछ हिम्मत नहीं हुई, मन महसूस कर रह गई। कैसे तैसे करके 1 दिन तो कट गया। छोटी बहू मायके गई थी तो अपने बच्चों को साथ ले गई, नहीं तो शांता जी का बच्चों के साथ समय आराम से कट जाता था। बेटा भी काम के सिलसिले में बाहर रहता था। वह घर में पड़े पड़े बोर हो रही थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं शाम को 2 घंटे के लिए मंदिर जा सकती हूँ। वहाँ उनकी उम्र की औरतें आया जाया करती थीं, जहाँ उनका समय आसानी से कट जाएगा। बेटे को लगा, अच्छा है, बुढ़िया कम से कम 2 घंटे के लिए तो बाहर रहेगी, 2 घंटे शांति से गुजर जाएगा। 2-4 दिन बाद छोटी बहू मायके से वापस आती है तो कहती है, माँ जी, 2 बोरा गेहूं पड़ा है, उसे धो सुखाकर आटे की चक्की में पीस दो। अभी से शुरू हो जाओ, 1 महीने लग जाएगा। और लाल मिर्च भी पड़ा है, आँख ओखली में कूट कूट कर पीस देना। जब भी ऐसे काम होते तो दोनों बहुएं शांता जी को याद करती थीं। लाल मिर्च कुटने से उनकी आंखों से पानी बह रहा था और आंखें लाल हो गई थीं। और शाम को जब वह मंदिर गई तो उनकी हम उम्र सहेली मीना ने कहा, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो गई है? तुम्हें कोई परेशानी हो तो बता। शांता जी उनकी बातों को सुनकर चुप रहती हैं, लेकिन उनकी सहेली मीना जी उनकी स्थिति को अच्छे से भाप जाती है।
क्योंकि उनके घर में भी बहू बेटे हैं और चार चार बहू बेटे। ऐसे में वह बुजुर्गों को क्या दुर्दशा करते हैं वह अच्छे से समझ सकती हैं। एक दिन शांता जी की सहेली मीना जी ने कहा, शांता, हम लोग मंदिर की मंडली की तरफ से मैहर देवी का दर्शन करने जा रहे हैं। सब लोगों ने चंदा इकट्ठा किया है। पूरे दिन 3 दिन का ट्रिप है। तुम भी चलो हमारे साथ तो अच्छा लगेगा। मैहर देवी का नाम सुनकर शांता जी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह खुद माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन बिना बेटे बहू की आज्ञा से वह हाँ भी नहीं कर सकती थी। जब वह घर गईं तो अपने बेटे बहू को मैहर देवी जाने के बारे में बताया। बेटे बहू ने बिना पूरी बात सुने तुरंत मना कर दिया। बस गांव के मंदिर में जाती हो बहुत है, और कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सभी जगह भगवान एक जैसे होते हैं। बुढ़ापे में रोज नया नया खर्च मत बढ़ाओ। मेरे भी बाल बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा है। ऊपर से मैं ठहरा किसान, खेती बाड़ी करने वाला इंसान। कभी फसल अच्छी हुई तो कभी खराब, कभी बिन बारिश बरसात हुई तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अपने बेटे बहू की जली कटी बातें सुनकर शांता जी चुपचाप बैठ गईं। छोटे बेटे ने ऐसा झाड़ा कि उनका बड़े बेटे बहू से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। और दूसरे दिन जब वह शाम को मंदिर पहुंची तो मीना जी ने कहा, क्या कहा तुम्हारे बेटे बहू ने? तू चल रही है ना? शांता जी ने सर ना में हिलाया। मीना जी ने कहा, मुझे पहले से पता था तेरे बेटे बहू यही जवाब देंगे, क्योंकि मैं भी इस स्थिति से गुजर चुकी हूँ। एक समय था जब मैं भी अपने पति के मरने के बाद बेटे बहुओं पर पूरी तरह से आश्रित हो गई थी। एकक पैसों के लिए बहू बेटे के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। भिखारी की तरह खाना मांगना पड़ता था। कहीं आना जाना हो तो बेटे बहू की आज्ञा लेना पड़ता था। लेकिन आज की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। मैं अपने मन की मालकिन हूँ, कहीं भी आऊं जाऊं कोई रोक टोक नहीं होता। मीना जी की बातें सुनकर शांता जी ने कहा, सच कह रही है तू मीना? पर तेरे तो चार चार बेटे बहुएं हैं, तो कैसे अपने मन मर्जी कर लेती है? तेरे बहू बेटे ने तुझे खुला छूट दिया है, तुझ पर पाबंदी नहीं लगाते? मेरे बेटे बहू तो बुखार की 10 रुपए की दवाई लाने में भी बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। कहीं घूमना फिरना हो और उसमें पैसा खर्च करना हो तो मैं यह भी नहीं कर सकती। कर सकती हो, तुम बिल्कुल कर सकती हो। मीना जी ने कहा, कोई शंका मत करो, बस इसके लिए तुम्हें अपने कदम खुद आगे बढ़ाने होंगे। सख्त होना पड़ेगा थोड़ा। जब तक तुम अपने आप को बोझ समझकर उस घर में रहोगी, तब तक वह तुम्हें ढोते रहेंगे, इधर से उधर ढकेलते रहेंगे। पर जब अपनी चीजों पर अधिकार जताना शुरू कर दोगी, पूरे हक के साथ रहोगी, तो वह तेरा मान सम्मान करना शुरू कर देंगे। पर इसके लिए तुझे हिम्मत दिखाना पड़ेगा, कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। मीना जी की बात सुनकर शांता जी आत्मविश्वास से भर गईं। अब उन्हें समझ में आ गया था कि वह क्या कर सकती हैं और उन्हें आगे क्या करना चाहिए। दूसरे दिन वह अपने बेटे बहू से कहती हैं कि उनकी सहेली पासी के अस्पताल में दांतों का फ्री चेकअप कराने जा रही है, तो मैं भी सोच रही हूँ उसके साथ चली जाऊं। कई दिनों से दांत में दर्द है। बेटे बहू ने सोचा, अगर बुढ़िया अपनी सहेली के साथ जा रही है तो पैसा नहीं लेगी, फ्री में जा रही है तो जाने दो। कम से कम कुछ दिन तो जान छूटेगी हमारी। न बुढ़िया आने जाने का खर्चा मांग रही है, न कोई पैसा। इसीलिए जहाँ जाना है जाए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शांता जी अपने सहेली मीना के साथ चेकअप के बहाने शहर पहुंच जाती हैं और अपने पति के जमीन जायदाद के बारे में पता करती हैं कि कौन सी जमीन किसके नाम है, कब लिया। तो उन्हें पता चलता है कि 12 बीघा जमीन उनके पति ने उनके नाम खरीदा था। बाकी की जमीन भी उनके पति के नाम पर थी, जिसमें बेटे रह रहे थे। 12 बीघा जमीन शांता जी के नाम पर सुनकर दोनों सहेलियां खुशी से नाच उठी। दोनों सहेलियां वापस अपने घर आ गईं। एक हफ्ते बाद दो व्यक्ति शांता जी के छोटे बेटे के घर आते हैं।
शांता जी ने ही दरवाजा खोला। शांता जी कहती हैं, आइए आइए, मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी छोटा बेटा आता है। माँ, यह कौन है? तुम इन्हें अंदर क्यों बुला रही हो? मैं इन्हें नहीं जानता। अचंभित होते हुए पूछता है, इन्हें तुमसे क्या काम है? बताती हूँ, पर थोड़ा सब्र तो करो। शांता जी उन्हें अंदर बैठाती हैं और कहती हैं, पहले अपने बड़े भाई को बुलाओ। छोटी बहू हड़बड़ाहट में जल्दी से जेठानी को फोन करती है। दोनों बेटे बहू थोड़ी देर में शांता जी के सामने हाजिर हो जाते हैं। उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि माँ ने इन दोनों आदमियों को क्यों बुलाया है। तभी दोनों आदमियों ने उन्हें जमीन के कागजात दिखाए। बेटे खुशी से झूम उठते हैं कि शायद माँ उनके नाम जमीन करने वाली है। बड़ा बेटा कहता है, देखना छोटे, मुझे देंगी, मैंने बहुत सेवा की है। छोटा कहता है, मुझे ही देंगी। तभी दोनों आदमी कहते हैं, आपकी जो गांव की 12 बीघा जमीन है, हम लेने को तैयार हैं। मैं आपको आपकी जमीन की मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ साइन कीजिए। दोनों बेटों ने जब उन दोनों व्यक्तियों की बात सुनी तो अवाक रह गए। माँ के नाम 12 बीघा जमीन है और वह बिना हमसे पूछे जमीन बेच रही है। माँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे, लोग अपने बच्चों के लिए जमीन जायदाद खरीद कर रखते हैं और तुम बेच रही हो? पागल हो गई हो? तभी माँ उठकर खड़ी होती है, दोनों बेटों के गाल पर एक एक थप्पड़ जड़ देती है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपनी माँ को बांटते हुए, रोटी दवा के लिए तरसाते हुए, तुमने मेरी जिंदगी तो जहन्नुम से भी बदतर बना दिया है। तुम लोगों को कहीं जाना होता है, क्या तुम मुझसे पूछते हो? जो खरीदना है, क्या तुम मुझसे पूछते हो? तो मैं क्यों पूछूं? मेरे पति की जमीन मेरी जमीन है, मैं इसे बेचूं या रखूं, इससे तुम्हें क्या? अरे, बुढ़ापे में भी माँ की जरूरतें होती हैं, बीमारियां आए दिन लगी रहती हैं। मैं चाहे जो करूं इन पैसों का, मेरी भी जरूरतें हैं। मैं तुम्हारे हाथ सामने हाथ क्यों पसारूं? इसीलिए जमीन को बेचकर अपने बुढ़ापे को सुधार रही हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं ले रही हूँ, जो तुम्हें इतना मिर्ची लग रहा है। माँ की बात सुनकर दोनों बेटे बहू अवाक रह गए और माँ के पैरों पर गिर गए। माँ, आज के जमाने में जमीन बहुत मुश्किल से मिलती है, इन्हें मत बेचो। आप जैसा कहेंगी हम वैसा करेंगे। अब से बहुएं काम नहीं करवाएंगी। आपकी जो जरूरत होगी बिना मांगे हाजिर कर देंगे। पर जमीन मत बेचो। उसी समय शांता जी मीना जी को फोन लगाती हैं। मीना जी गांव के सरपंच और 4 लोगों को लेकर उनके घर पहुंच जाती हैं। शांता जी सरपंच जी से कहती हैं, मेरे बेटे कह रहे हैं जमीन का सौदा मत करो, पर इसके बदले इन्हें बुढ़ापे में मेरी देखभाल करनी पड़ेगी और मैं 2 हिस्सों में नहीं बटूंगी। जहाँ मन होगा मैं वहाँ जाऊंगी। यह मेरा ही पुश्तैनी मकान है, अगर मैं इनसे छीन लूंगी तो यह बेघर हो जाएंगे। आपको तो पता है 12 बीघा जमीन की कीमत लाखों रुपए होते हैं, तो क्या बुढ़ापे में यह मेरे ऊपर 1500 रुपए दवाई में खर्च नहीं कर सकते? पहले मेरे बेटे बहू मुझसे वादा करे कि यह हर महीने 5000 रुपए मेरे हाथ में रखेंगे, जिससे मैं अपने मन मुताबिक खर्च करूं। कोई टोका-टाकी नहीं करेंगे, तभी मैं इन्हें अपने पति के पुश्तैनी के मकान में रहने की इजाज़त दूँगी, अन्यथा घर खुला है या जा सकते हैं। बुढ़ापे में मुझसे इतना काम नहीं होता, जब मेरा मन होगा मैं काम करूँगी। अगर इन्हें यह शर्त मेरी मंजूर है, तो मैं यह ज़मीन नहीं बेचूँगी। और मैंने अगर ज़मीन बेचा तो मुझे लाखों रुपए मिलेंगे, जिससे मैं अपना बुढ़ापा आराम से काट सकती हूँ। अगर इन्हें मेरी सारी शर्तें मंजूर हैं, तो मैं यह ज़मीन नहीं बेचूंगी। अपनी माँ की इतनी दबंगई देखकर बेटे बहू के पसीने छूट गए। उन्हें लगा सच में कहीं माँ ने ज़मीन बेच दी और यह पुश्तैनी मकान भी छीन लिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। सब बेटे बहू शांता जी के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे। माँ, तुम जैसा कहोगी वैसा करेंगे। हम सब तुम्हारे लिए एक कमरा खाली कर देंगे। तुम आंगन में अब से नहीं रहोगी। तुम कोई काम नहीं करोगी।
आराम से बुढ़ापा अपना गुजारो। सब लोग शांता जी की साहस की प्रशंसा करने लगे कि अगर बुढ़ापे में सुखी रहना है तो कठोर बनना पड़ेगा। अगर लाचार बनी तो बुढ़ापा दुखदाई कर देंगे बेटे बहू। अपनी बेटी की बातें सुनकर शांता जी अपनी सहेली मीना की तरफ देखती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। दिल से उसका बहुत धन्यवाद करती हैं। दोस्तों, आज के कलयुग में बुढ़ापे में बहू बेटे से ज़्यादा प्रॉपर्टी काम आती है, इसलिए अपने हाथ में कुछ न कुछ ज़रूर रखें। इनका इस्तेमाल कर अपना बुढ़ापा अच्छा बनाएं। बेटे बहू का क्या कहना, उन्हें जितना मिलेगा वह यही कहेंगे हमें कुछ नहीं मिला। हालांकि सब घरों में ऐसा नहीं है, पर जहाँ भी बुजुर्गों की ऐसी दुर्दशा है, ऐसी परिस्थितियाँ हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर अपना बुढ़ापा जरूर सुधारें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारा सब्सक्राइब जरूर बढ़ाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।